नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा आज भारत में तेजी से बढ़ रही एक समस्या है। ग्लूकोमा एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से व्यक्ति की आंखों की रोशनी जा सकती है। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में ग्लूकोमा के करीब करीब 80% मामलों का पता ही नहीं चल पाता। यानी ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्ति को भी ये पता नहीं चलता कि उसे ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ यानी कि छुपा चोर भी कहा जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 8 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और दुनिया भर में ही ये अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो ऑप्टिक तंत्रिका को प्रभावित करती है और ऐसा आमतौर पर बढ़े हुए इंट्राऑकुलर प्रेशर के कारण होता है। शुरुआत में इसके लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ती जाती है और समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये अंधेपन की भी वजह बन सकता है। तो आखिर कैसे ग्लूकोमा का समय रहते पता लगाया जा सके ताकि कोई भी व्यक्ति इसकी वजह से अंधेपन का शिकार ना हो और अपनी आंखों को बिल्कुल स्वस्थ रख सके, आज जानेंगे इससे जुड़े सभी पहलू। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनुज दादा, प्रोफेसर इन हेड ग्लूकोमा सर्विसेज, आरपी सेंटर, एम्स, नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तनुज दादा। शुक्रिया हमारे साथ आज आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हमारे साथ प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाल जुड़ी हुई हैं, हेड है शाला के डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ग्लूकोमा पर हम बात कर रहे हैं। जो आपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भेजे हैं उनको भी हम आज अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और ग्लूकोमा की पर बातचीत की शुरुआत करें डॉक्टर तनुज दादा। तो जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या है जो इससे प्रभावित है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है क्या ग्लूकोमा? ग्लूकोमा को आम आदमी कैसे समझे? जो ग्लूकोमा है इसको हम बोलते हैं काला मोतिया। तो दो प्रकार का मोतिया होता है। एक होता है सफ़ेद मोतिया जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं और वो उम्र से के हिसाब से सबको होता है और उसका ऑपरेशन से इलाज करके आँख में मोतिया निकाल के लेंस डाल देते हैं जिससे रोशनी पूरी वापस आ जाती है। इसको बोलते हैं सफ़ेद मोतिया। जो काला मोतिया है वो आँख की नस की बीमारी है। जैसे आँख होती है हमारी कैमरे की तरह होती है, तो बाहर की दुनिया आँख देखती है, उसकी लाइट आँख के अंदर जाती है और फिर एक जो आँख और ब्रेन के बीच में एक केबल होती है, उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो काला मोतिया में क्या होता है कि आँख का प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कि जो आँख की नस है इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसमें एक क्षति पहुँचती है जिससे धीरे धीरे आँख की रोशनी चली जाती है। जो मुख्यतः फ़र्क है सफ़ेद मोतिये में और काले मोतिये में, सफ़ेद मोतिये में ऑपरेशन के बाद रोशनी वापस आ जाती है। काले मोतिये में जो भी रोशनी आपकी चली गई वो किसी भी उपचार से वापस नहीं आती, इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। दूसरी चीज़ है क्यों ये ख़तरनाक है, क्योंकि इसको कहा जाता है आँखों का चोर। इसमें कोई लक्षण नहीं होते, ज़्यादातर मरीज़ों में इसके कोई लक्षण नहीं होते जब तक बीमारी बहुत आगे ही ना पहुंच गए या अंधापन ना हो जाए। क्योंकि इसके लक्षण नहीं होते इस बीमारी का पता चलता नहीं है, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है। धीरे धीरे इससे आँख की रोशनी चली जाती है और इसीलिए ये बीमारी पूरे विश्व में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का नंबर 1 कॉज है काला मोतिया। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, डॉक्टर ने इसका जिक्र किया, यानी ये परेशानी बड़ी इसलिए है कि अगर ग्लूकोमा की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं आती। डॉक्टर मंजूषा राजगोपाल, आयुर्वेद ग्लूकोमा को कैसे डिस्क्राइब करता है? आयुर्वेद में जो ग्लूकोमा है, जो काला मोतिया बताया, ये भी हमारी टेक्स्ट में पुराने उसमें इसका रेफरेंस मिलता है एंड इसको हम अधिमंत से कंपेयर करते हैं और तिमिर एक और दृष्टिगत रोगों में बताया गया है जिसके के लक्षण जो हैं ग्लूकोमा से मिलते हैं और जो हम लोग इसीलिए जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं इन्हीं 2 रोगों के आधार पर करते हैं। ठीक है। और हम समझेंगे कि आयुर्वेद में इसका और क्या वर्णन है और क्या ऐसे तरीके हैं, क्या आयुर्वेद के ज़रिए ग्लूकोमा को रोका जा सकता है और क्या किस तरह से इसमें उपचार होता है, इसको भी हम जानेंगे। थोड़ा सा मैं चाहूँगी डॉक्टर तनुज दादा आप बताएं, क्या ग्लूकोमा के भी अलग अलग प्रकार हैं? जी, ग्लूकोमा नवजात शिशु से लेके 90-100 साल की उम्र तक किसी को भी हो सकता है। तो इस बीमारी में जो छोटे बच्चों में होता है, नवजात शिशु में होता है, उसमें आँख का साइज़ बहुत बड़ा होता है और बच्चा जो है वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये तो इमरजेंसी होती है। ऐसा भी कोई बच्चा है जो आँख से पानी गिर रहा है या आँख का साइज़ बड़ा है या धूप बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जिससे कि उसमें उसका ऑपरेशन करके आँख ठीक हो सकती है।
फिर जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप है उस समय भी काला मोतिया हो सकता है, उसको हम जुवेनाइल ग्लूकोमा कहते हैं। और जो मुख्यतः आज हम डिस्कस करेंगे वो है काला मोतिया जो 35-40 उम्र के बाद होता है। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसमें कोई लक्षण नहीं होते, दूसरा होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जिसमें कई बार आँख में एकदम आँख लाल हो जाती है, आँख में दर्द होता है और एकदम रोशनी गिर जाती है। ये एक तरह की इमरजेंसी होती है। और कुछ ग्लूकोमा ऐसे होते हैं जो दूसरी बीमारी के कारण होते हैं, जैसे डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या थायराइड की बीमारी है या और कोई बीमारी के कारण आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे काला मोतिया हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो इस प्रकार के ग्लूकोमा मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लूकोमा के डेवलपमेंट में, ग्लूकोमा बढ़ने में? आयुर्वेद क्या कहता है इसमें? आयुर्वेद में भी जैसे मॉडर्न में है कि वो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें भी 4 प्रकार बताए गए दोषों के आधार पर, वातज, पित्तज, कफज एंड रक्तज। और जो कारण है मेन इसमें बताया गया अभिषंद रोग को। आयुर्वेद के 76 रोगों में से अभिषंद प्रधान रोग कहा गया। अभिषंद मीन्स जहाँ पर आइज़ में या शरीर के ऊपर के जितना भी पार्ट है उसमें सिक्रीशंस पड़े, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इसमें लिया गया है। तो ऐसे आहार द्रव्य जो कि शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं वो सभी इसके लिए कारण माने गए हैं। और सिंपल भाषा में कहें तो जो कफवर्धक आहार विहार है वो इसमें मेन कारण है, क्योंकि जैसे कि हम अगर ग्लूकोमा की पैथोलॉजी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन इन द जो चैनल्स हैं उसके, जो कि एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करते हैं, तो उसको हम कफ का अवरोध मानते हैं और हम ट्रीटमेंट भी कफ को हटाने के लिए ही करते हैं आयुर्वेद में। तो कफवर्धक आहार विहार को मेन इसमें हम कारण मानते हैं। और पित्त दुष्टि, क्योंकि आयुर्वेद में जो है अम्ल, लवण, कटु और तीक्ष्ण ये आहार विहार जो है नेत्रों के लिए हानिकारक माना गया है। और यही वो आहार द्रव्य हैं जो कि इन सिक्रीशंस को भी शरीर में बढ़ाते हैं या पित्त को विदग्ध करते हैं। तो कफ और पित्त ये 2 प्रधान दोष हैं जो कि ग्लूकोमा में कारण हैं। ठीक है। आपने कुछ फैक्टर्स की बात की थी डॉक्टर तनुज कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। मैं चाहूँगी इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि एक आनुवांशिकता भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और जैसा आपने कहा कि 40 की उम्र के बाद जो ग्लूकोमा है वो लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो क्या उम्र के कारण ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आँखों पर दबाव डाल रहे हैं? थोड़ा फैक्टर्स के बारे में और बताइए हमें। तो ग्लूकोमा सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आपके फैमिली में, परिवार में किसी और को काला मोतिया है कि नहीं। अगर आपके परिवार में किसी को भी काला मोतिया है तो आपका ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा है तो हर साल आपको आके अपनी आँखों का ग्लूकोमा के लिए टेस्ट कराना चाहिए अगर आपके परिवार में किसी को भी ग्लूकोमा है। दूसरा, अगर आपका आँख में मोटा चश्मा लगा हुआ है, दूर का या पास का, या आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, या आपको जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, तो डायबिटीज़ में भी आपको शुगर का चेकअप कराते रहिए, मगर आँखों का चेकअप साल में एक बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों को काला मोतिया भी हो जाता है और डायबिटीज़ की वजह से उनका पर्दा भी ख़राब हो जाता है जिससे नज़र जा सकती है। तो साल में एक बार आपको अपने पर्दे का और आँख के नस का चेक कराना है जिसको भी डायबिटीज़ की बीमारी है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड की बीमारी है, या आप कोई भी तरह की दवाई ले रहे हैं लंबे समय तक, खासकर इसमें स्टीरॉयड दवाई है, जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो कई लोग इन्हेलर लेते हैं, या नाक में एलर्जी है नाक में इन्हेलर लेते हैं, तो इन सब से भी इसमें स्टीरॉयड होता है, इससे भी काला मोतिया हो जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जैसे आँखों में एलर्जी हो जाती है, आँखें बहुत खारिश होती है, या बच्चों में बहुत एलर्जी हो जाती है, खास करके आजकल के पोल्यूशन में या रेगिस्तान में रहते हैं तो आँख लाल हो जाती है। तो जब बच्चे की आँख लाल हो जाती है तो पेरेंट्स कई बार केमिस्ट से जाके या अनक्वालिफाइड डॉक्टर से जाके दवाई ले लेते हैं एलर्जी की। जो एलर्जी की दवाई होती है उसमें स्टीरॉयड होता है, तो एलर्जी तो ठीक कर देती है मगर आँख के अंदर वो सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया कर देती है। तो इससे बचना चाहिए। कभी भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से ओवर द काउंटर जाके दवाई एलर्जी की नहीं लेनी चाहिए, इससे काला मोतिया होता है जिससे कि हमेशा के लिए नस आँख की ख़राब हो सकती है।
अब जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो लगभग 40 साल की उम्र के आसपास सबकी पास की निगाह कमज़ोर होती है। तो ये सही वक्त होता है कि जब आपको चश्मा की ज़रूरत पड़ रही है पास के लिए, तो उस समय जाके अपनी आँखों का किसी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट से पूरा चेकअप कराइए, ताकि पता चल जाए कि आपको ग्लूकोमा का रिस्क तो नहीं है। अगर आपकी आँख बिल्कुल ठीक है तो फिर 2 साल में एक बार आँख का चेकअप नियमित रूप से कराते रहिए। बिल्कुल। और जो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, डॉक्टर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ज़्यादातर लोग हमारे देश में अभी भी कुछ ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं जहाँ इतना जानकारी नहीं है। अगर आंखों में कोई दिक्कत हुई सीधे केमिस्ट के पास जाएंगे, दवाई लेंगे और उससे आराम भी आएगा, तो बार बार कई लोगों को वो दवा बता भी देते हैं कि इससे आराम आ गया तो तुम भी ले लो। लेकिन ये आंखों के लिए बहुत खतरनाक आगे जाके साबित हो सकता है, ग्लूकोमा का भी एक बड़ा कारण बन सकता है। तो इसे लेकर ज़रूर एहतियात बरतें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी भी दवा का इस्तेमाल आंखों के लिए करें। अब मैं अगर, जैसे आपने जिक्र किया था डॉक्टर मंजूषा, कि वात पित्त कफ इम्बैलेंस की बात होती है आयुर्वेद में, और कफ बढ़ने से ग्लूकोमा का प्रभाव देखा जा सकता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें वात है, पित्त है, कफ है, उनकी प्रकृति क्या है, ये भी नहीं पता लोगों को। तो कैसे समझें, क्या इसके कोई सिम्टम्स हैं, क्या कोई चीज़ है? क्योंकि कई चीज़ें नाड़ी देखकर भी आप लोग पता कर लेते हैं। कोई ऐसा तरीका है जो समय रहते इसका पता लगाया जा सके? एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि ये फैमिली में रन करते हैं, तो अगर आपके फैमिली में कोई है जिसको कि ग्लूकोमा है, तो आप अपना 40 के बाद या 35 साल के बाद आइल से कि अपना रेगुलर चेकअप आँखों का करवाएं। और हम ऐसा आहार विहार अपना रखें जो कि हम मॉडर्न के उससे हम कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से या ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह से रिच हो। और आयुर्वेद में हम देखें तो चक्षुषी आहार विहार जो कि आँखों के लिए बेनिफिशियल है, जिसमें कि मूंग की दाल है, आंवला है, अनार है, पपीता है, आम है, पका हुआ आम, ना कि कच्चा आम क्योंकि वो खट्टा होता है। तो ऐसा आहार विहार जो कि कफ को नहीं बढ़ाएगा, आसानी से पचने वाला होगा, ऐसा अपना आहार विहार रखें। टाइम पे सोएं, क्योंकि आजकल हम देखें तो बहुत सारे हमारे प्रोफेशंस हैं जिनकी डिमांड है कि रात को जागते हैं। तो जब रात को जागरण होता है या रात को मतलब जागते हैं और दिन में नींद पूरी नहीं होती है उनकी अपने फैमिली कंपल्शंस के कारण, तो ऐसे लोगों में वात और पित्त दोनों का कोप होता है। और जैसे 4 प्रकार हैं दोषों के आधार पर, तो किसी भी प्रकार का ग्लूकोमा या और नेत्र रोग भी ऐसे लोगों में हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपना जो दिनचर्या है वो हमें अपनी जो है रेगुलर रखनी होगी और अपना आहार विहार भी संतुलित रखना होगा। आज हम देखें कि इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न फूड, हम लोग पिज़्ज़ा और ये सब बेक्ड फूड आइटम्स, केक्स, ये सब ज़्यादा खाते हैं, जबकि पहले देखा जाए तो हमारे फंक्शंस में हमारे जो मिठाइयों के नाम पर लड्डू, इमरती, देसी स्वीट्स हुआ करती थी। बट आज हम देखें तो हाई कैलोरी फूड आइटम्स जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसा आहार विहार रखेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है पित्त और कफ जो है विषेट होने वाला है और लॉन्ग रन में कफ बढ़ने वाला है। और जो हम कफ का मैं बात कर रही हूँ वो पर्टिकुलरली ओपन एंगल ग्लूकोमा में इसका ज़्यादा रोल है। ओपन एंगल ग्लूकोमा की जो बात की है डॉक्टर दादा, कहा जाता है बड़ा मिस्टीरियस है ये, मतलब अभी भी क्या साइंस उसको उतना नहीं समझ पाई है कि इसकी वजह क्या है, साइंस क्यों नहीं इतने ज़्यादा अर्ली जिससे हम साइंस कहें वो क्यों नहीं शो होते, क्या है मिस्ट्री है क्या इसके पीछे? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आँख की नस होती है उसकी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है चारों तरफ देखने की। तो जब बीमारी शुरू होती है तो बाहर के एरिया से धीरे धीरे आपका जो दृष्टिकोण कम होता है। तो नॉर्मली आप सीधा देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ से कम हो रही दृष्टि, और क्योंकि दोनों आंख आप यूज़ कर रहे हैं तो एक आंख की रोशनी अगर कम भी हो जाए तो आपको पता चलता नहीं है। इसलिए ये बीमारी क्योंकि लक्षण नहीं है मिस हो जाती है। मगर आजकल मॉडर्न साइंस में ऐसे जांच हो जाती है जिसको हम काला मोतिया के मरीज में करते हैं, जैसे आंख का प्रेशर देखते हैं और आंख की नस के चेक करते हैं। नस का एक स्पेशल टेस्ट होता है, इसको OCT बोलते हैं। जैसे वो CT स्कैन होता है जो आंख की नस का, और विजुअल फील्ड टेस्ट होता है। तो इन टेस्टों से बहुत ही अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि आपकी काला मोतिया आंख में हो रहा है, और अगर उस समय उपचार शुरू कर दिया जाए तो पूरी लाइफ इसमें आपकी आंख को नुकसान नहीं पहुंचता, आपकी नज़र बिल्कुल सही रहती है। बस ये है कि डॉक्टर के पास जाके आपको एक बार आंख का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए ताकि पता चल जाए काला मोतिया की शुरुआत है कि नहीं। जी, और हम अब कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास ईमेल के ज़रिए कुछ सवाल आए हैं।
पहला सवाल शशि गुलाटी का है पंजाब से। डॉक्टर, इन्होंने कहा है कि मेरी आंखों का दबाव 24.5 24.5 रहता है, क्या मैं चलिए ये सवाल थोड़ा योग से जुड़ा हुआ है, मैं डॉक्टर मंजूषा से ये सवाल करूंगी, लेकिन उसके अगला सवाल हम शामिल कर लेते हैं। ये कह रहे हैं सादिक अंसारी अलीगढ़ से हैं, इन्होंने कहा है मेरे पिता को ग्लूकोमा है, 3 साल पहले उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, क्या अब इसका कोई इलाज संभव है, उपलब्ध है? देखिए, अगर दोनों आँख की रोशनी चली गई है तो दवाई से वो रोशनी वापस नहीं आएगी, मगर ये हो सकता है कि आप किसी भी काला मोती के एक्सपर्ट को जाके एक बार चेकअप कराइए, तो देख के बता पाएंगे कि रोशनी थोड़ी सी बची है तो उसमें क्या कर सकते हैं। और दूसरा, रोशनी चली भी जाए तो आजकल मॉडर्न कई उपचार हैं, लो विजन एड्स हैं, जिससे कि मरीज़ अपना काम हम सब कर सकता है। स्पेशल ऐप आते हैं फ़ोन में और पढ़ने लिखने के लिए ख़ास किस्म की किताबें आती हैं, तो ट्रेनिंग से जो मरीज़ है वो सारा काम अपना कर सकता है। तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं, अगर नज़र चली गई है फिर भी वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना काम कर सकता है। और एक और बात आपने शुरू में जो योग के बारे में कही थी वो मैं बताना चाहूँगा कि योग जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है सब मरीज़ों के लिए। जो काले मोतिये के मरीज़ हैं उनको बस जो शीर्ष आसन है वो नहीं करना चाहिए, बाकी जो योग आसन है वो बहुत लाभदायक हैं। और हमने एम्स में रिसर्च करा है कि जो काले मोतिये के मरीज़ हैं अगर वो ऐसे प्राणायाम करें जैसे अनुलोम विलोम है और मेडिटेशन करें, अपना सांस का ध्यान रखें, तो उससे आँख का प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा। और वो काले मोतिये के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आपको स्ट्रेस है लाइफ में, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे ही हमने देखा है जो स्ट्रेस है उससे आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर आप प्राणायाम करें या मेडिटेशन करें उससे स्ट्रेस कम होता है, जिससे आँख का प्रेशर कम होता है, और ये काले मोतिये के मरीज़ में बहुत फ़ायदा कर सकता है। ठीक है, तो आपने तो रिसर्च की बात बताई है, मैं चाहूँगी इसमें आप भी अगर डॉक्टर मंजूषा कुछ जोड़ना चाहें। सवाल भी शशि गुलाटी का पंजाब से यही है, उन्होंने कहा मेरी आंखों का दबाव 24.5 रहता है, क्या मैं कपालभाति और प्राणायाम कर सकता हूँ? प्राणायाम के बारे में रिसर्च भी है, बाकी कौन कौन से योग हैं जो फ़ायदेमंद हैं? इसमें हम योग एक्सपर्ट की दृष्टि से बात करें तो कपालभाति जो है ग्लूकोमा पेशेंट्स को उतना एडवाइस नहीं है, लेकिन आप अनुलोम विलोम या कुंभक कुछ हद तक कर सकते हैं। और जो कुछ एक सिंपल अनुलोम विलोम करेंगे या रिलैक्सेशन मेडिटेशन आजकल बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, या आप किसी पर्टिकुलर योगा टीचर से अगर सीख के करेंगे तो रिलैक्सेशन टेक्निक और मेडिटेशन आप रेगुलर करेंगे तो आपका प्रेशर जो है कंट्रोल में आ जाएगा। ये प्रेशर जो है इट शोज़ दैट यू मे बी हैविंग ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि 30 तक की रेंज के पेशेंट्स को ओपन एंगल ग्लूकोमा में माना जाता है। बट आपने क्या डिटेल्ड एग्जामिनेशन करवाया है? मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप अपना डिटेल्ड एग्जामिनेशन भी करवा लें और आप योग टेक्निक करें, और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ना खाएं। और आहार में हम पेशेंट्स को इसमें सेंधा नमक उपयोग करने की सलाह देते हैं, ना कि जो कॉमन सॉल्ट जो अवेलेबल है मार्केट में वो। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो बात ये होती है कि कोई भी बीमारी के पहले प्रिवेंशन की बात होती है। डॉक्टर दादा, आप लोगों ने कई सारी बातें बताई हैं, तो क्या किसी भी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोमा को प्रिवेंट किया जा सकता है क्या? देखिए, प्रिवेंशन ये है कि काला मोतिया से जो आपकी रोशनी पे प्रभाव पड़ रहा है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। काला मोतिया आपको होएगा कि नहीं होएगा वो प्रिवेंट करना मुश्किल है, मगर अगर आपको काला मोतिया का पता चल गया शुरू में तो आपकी लाइफ में आपकी नज़र पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका इतना अच्छा इलाज अवेलेबल है आई ड्रॉप से, लेज़र से, सर्जरी से, कि वो आपकी ऑप्टिक नर्व को कोई डैमेज नहीं करेगा। तो इस कारण आप इसका बचाव हो सकता है, मगर आपको एक चेकअप कराना है ताकि पता चल जाए बीमारी आपको है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर मंजूषा, किस तरह के, अगर जब हम इलाज की बात पे आते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह का आयुर्वेद में मौजूद है ग्लूकोमा को लेकर? आयुर्वेद में हम 2 तरह से करते हैं। एक तो स्थानिक चिकित्सा मीन्स आईज के ऊपर डायरेक्ट हम मेडिसिन डालते हैं, आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। फिर तर्पण करके एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसमें कि मेडिकेटेड घी जो है आँख के चारों ओर पाली बनाकर कुछ समय के लिए रखा जाता है। इसका 5 से 7 दिन का एक कोर्स होता है, तो तर्पण प्रोसीजर करते हैं। एंड
नसें जो है, नसें भी वैसे ही 5 से 7 दिन का प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस के लिए हम 2-2 ड्रॉप डेली डाल सकते हैं, जो कि कोविड के समय भी सभी ने डाला था। अणुतिल 2-2 बूंद सब लोग बाहर जाने से पहले सभी लोग यूज़ करते थे। एंड त्रिफला का प्रयोग करना, जैसे हम अगर किसी पेशेंट का या कोई पेशेंट अपना प्रकृति का असेसमेंट करवा ले, अब इस समय आयुष मिनिस्ट्री ने नो योर प्रकृति बोल के एक अभियान चलाया है, तो आप अपनी अगर प्रकृति कहीं आयुर्वेद संस्थान में जाके करवा लेते हैं तो त्रिफला का प्रयोग जो है प्रकृति के हिसाब से आप अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वात में हम तेल मिला के यूज़ करेंगे, पित्त वाले पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे घी मिला के वो त्रिफला का यूज़ करें, और कफ वाले को वो शहद मिला के यूज़ करें। तो इस तरह से वो रात को इसका सबसे सही टाइम है खाने का, वो एक मेंटेनेंस की तरह या हम कह सकते हैं प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज टोटली तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑनसेट है उसको हम डिले ज़रूर कर सकते हैं, या अगर किसी को हो गया है तो उसका प्रोग्रेशन ज़रूर चेक कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी स्टडीज़ अवेलेबल हैं और अभी इन सब चीज़ों पे इस दिशा में काम भी चल रहा है। ठीक है डॉक्टर तनुज दादा, जो हमारे पास 3 सवाल हैं वो बहुत छोटे बच्चों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे चाहूँगी थोड़ा सा हमें बताएं कि बच्चे और इन्फेंट्स तक की बात करें, उन्हें भी ग्लूकोमा प्रभावित करता है, उनका ग्लूकोमा कैसे अलग है? देखिए, ये जो नवजात शिशु होता है तो उसका डिस्चार्ज जब से पहले एक बार आंखों का चेकअप होना चाहिए। और कई बच्चों को बाय बर्थ काला मोतिया होता है, तो माँ के पेट से वो निकलते हैं और आंख बड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं कंजेनिटल ग्लूकोमा। तो ये जेनेटिक डिजीज़ होती है, कई फैमिलीज़ में पाई जाती है। तो बचपन में ही जब बच्चा पैदा होगा तो उसका जो आँख का कलर होएगा वो एकदम सफ़ेद सा लगेगा, आँख बहुत बड़े साइज़ की होएगी, तो कोई भी देख के बता देगा कि आँख में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे बच्चों को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेज देना चाहिए और उनका बेहोश करके उनका चेकअप होता है और फिर उनका ऑपरेशन होता है, जिससे कि आँख की नज़र बच सकती है। बच्चों में एक और किस्म का काला मोतिया होता है, अगर आँख में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कोई बॉल लग जाए या चोट लग जाए तो उससे उस समय तो आँख ठीक हो जाती है, मगर आँख के अंदर कुछ जो काला मोतिया का पैसेज होता है वो डैमेज हो जाता है। तो उससे 10-20 साल के बाद उस आँख में काला मोतिया बहुत भयंकर किस्म का हो जाता है, जिसे हम एंगल रिसेशन ग्लूकोमा बोलते हैं। तो बच्चों को कभी भी आँख में चोट लगे, बॉल लगे और उस समय ठीक हो जाए, कोई लक्षण ना हो, फिर भी हर साल आके काले मोतिया के लिए आँख का प्रेशर और आँख की नस का चेक जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उससे काला मोतिया हो सकता है। ठीक है, सवाल मैं आपसे शेयर करूंगी। अलीमा मिश्रा का सवाल है बिहार से। अलीमा मिश्रा कहती हैं कि मेरा बेटा 5 साल का है, उसे काला मोतिया है, डॉक्टर 5 साल का है, हाँ जी, डॉक्टर का कहना है कि अब ठीक नहीं होगा, क्या किसी भी तरह ये ठीक हो सकता है, क्या मेरा बेटा देख सकेगा? देखिए, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको हो सकता है कि ये पैदाइशी ग्लूकोमा होए, तो बेस्ट हैगा जो आसपास का कोई भी मेडिकल कॉलेज है उसमें आके उसका चेकअप कराइए। अगर बहुत एडवांस स्टेज है फिर भी उसका ऑपरेशन से प्रेशर कम करके उसकी रोशनी बचाई जा सकती है, और ख़ास किस्म के उसको चश्मा दिया जा सकता है ताकि वो पढ़ ले। तो आप कोई भी जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है सरकारी, उसमें जाके आँखों का पूरा चेकअप कराइए, तो उसके बाद इसका उपचार पॉसिबल होएगा। ये एक सवाल 5 महीने वाला भी है। बजरंगी राय ने बंगाल से पूछा है, पश्चिम बंगाल से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा 5 महीने का है जिसे ग्लूकोमा है, क्या ऑपरेशन कराना उसका इस समय बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 5 महीने का है और अगर आपको कंजेनिटल ग्लूकोमा है तो ज़्यादातर केसेस में वो दवाई से कंट्रोल नहीं होता। तो अपने डॉक्टर से आप पता करिए, अगर दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा और अंदर उसकी नस डैमेज होती जा रही है तो अच्छा रहेगा अगर आप किसी क्वालिफाइड ग्लूकोमा सर्जन से उसका ऑपरेशन करा लें, क्योंकि पूरी लाइफ भर का सवाल है। अगर अभी नस में कुछ खराबी आ गई तो आगे जाके फिर वो उसकी पढ़ाई, कॉलेज वगैरह सब पे इम्प्लीकेशन होएगी। तो आप ऑपरेशन अगर जरूरी है तो डिले मत कराइए, आप ज़रूर करा लीजिए। ठीक है, जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे डॉक्टर मंजूषा, जो पंचकर्म की थेरेपीज़ हैं उन्हें लेकर आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि कई बार ये सवाल भी हमारे पास आते हैं कि पंचकर्म कितना मदद कर सकता है ग्लूकोमा में? पंचकर्म में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं विरेचन का। 5 प्रोसीजर हैं, उसमें विरेचन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कुछ पेशेंट्स में हमें बस्ती से भी लाभ मिलता है।
एंड नसें और तर्पण जो है आँखों के लोकल प्रोसीजर्स हैं, एंड वो जो मैं पहले बता रही थी, तब उसके साथ साथ हम ओरल मेडिकेशन भी देते हैं जो कि नस को सूखने के लिए आगे से बचाता है। और जैसे कुछ कंडीशंस हैं जबकि आई का प्रेशर कंट्रोल ही नहीं होता, जैसे कि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में, तो उसमें भी यहाँ पर रक्तमोक्षण एक उपाय है जिसमें कि लीच एप्लीकेशन करते हैं, जिससे कि दूषित रक्त जो है वो आँखों से निकल जाता है। आँख के पास जो है छोटी छोटी लीच जो है लगाते हैं, और पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग अग्निकर्म करते हैं, दैट इज़ द थर्मल कॉटराइजेशन, एक प्रोसीजर है जिससे कि उन पेशेंट्स में पेन जो है उसमें आराम मिलता है। ठीक है, अब मैं डॉक्टर तनुज में चाहूँगी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में आप बताएं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं इसे लेकर? देखिए, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अभी भारत में बहुत ही एडवांस्ड हो गया है, और पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ अवेलेबल है वो भारतवर्ष में अवेलेबल है। तो डायग्नोसिस में कोई भी मरीज अस्पताल आएगा तो उसका 4 किस्म का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक तो नज़र उसकी चेकअप होएगी, दूसरा आँख का प्रेशर चेक होएगा, फिर एक लेंस हम आँख के अंदर लगाते हैं देखने के लिए कि जो काला मोतिया है वो ओपन एंगल है या एंगल क्लोजर है। उस टेस्ट को हम बोलते हैं गोनियोस्कोपी। इसके बाद आपकी ऑप्टिक नर्व की जांच करेंगे कि ऑप्टिक नर्व सही है कि उसमें डैमेज है। अगर कोई डैमेज है तो हो सकता है ऑप्टिक नर्व का कोई और टेस्ट करें, जैसे मैंने बताया OCT टेस्ट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन कि ऑप्टिक नर्व अपना काम कर रही है कि नहीं। उसके लिए आँख का ये दृष्टिकोण चेक होता है जिसको हम बोलते हैं विजुअल फील्ड। तो उससे पता चलता है कि जो आपके आँख का प्रेशर बढ़ा है उससे आपके ऑप्टिक नर्व में डैमेज कितना हुआ है। और जब ये सारे टेस्ट हो गए तो उसके बाद दवाई शुरू करी जाती है, मगर मरीज़ को पूरी ज़िंदगी हर साल आके ये टेस्ट दोबारा कराने होते हैं, क्योंकि ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपका काला मोतिया बढ़ तो नहीं रहा, जितना भी है कि उसी जगह पे वो थम गया है। ये पता चलता है अगर आप रेगुलरली हर साल अपनी आँखों का चेकअप कराते रहें। एक बार आपको पता चल गया कि काला मोतिया है या आँख का प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर उसमें आँख की बहुत अच्छी आजकल दवाइयाँ हैं, जो आई ड्रॉप हैं, वो हम पेशेंट को लिखते हैं। और आई ड्रॉप में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आई ड्रॉप जो आप डाल रहे हैं, कई मरीज़ हमारे पास आते हैं और कि 1 महीना आई ड्रॉप डाली और छोड़ दी, वो कह रहे हैं कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो आई ड्रॉप जो आप डाल रहे हैं वो इसलिए नहीं डाल रहे कि नज़र आपकी बढ़ेगी या वापस आएगी, वो इसलिए डाल रहे हैं कि जो नज़र बची हुई है वो ना चली जाए, इसलिए आई ड्रॉप पूरी लाइफ भर डालनी है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि मरीज़ आई ड्रॉप सही तरीके से डालते ही नहीं हैं। तो जो काला मोतिया के ड्रॉप होते हैं जो आँख में डालते हैं, ये शरीर के अंदर जाते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं हार्ट पे, लंग पे, शरीर पे। तो 1 बूंद से ज़्यादा आँख के अंदर नहीं डालनी दवाई। और दूसरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे दवाई डालते हैं तो उसके बाद 1 मिनट के लिए नाक और आँख के बीच में ये दबा के रखना है। यहाँ पे एक डक्ट होता है जो दवाई को नाक में ले जाता है और वो शरीर में जाके साइड इफ़ेक्ट करता है। तो दवाई डालने के बाद 1 मिनट के लिए आँख को ऐसे बंद रखना है, और नियमित रूप से जो दवाई डालनी है सुबह के टाइम और शाम के टाइम या दोपहर का डॉक्टर लिख के देंगे तो वैसे ही दवाई डालनी है। अगर आप 2 या 3 दवाई डाल रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट का अंतर होना चाहिए। एक के बाद दूसरी दवाई आँख में नहीं डालनी चाहिए, पहली दवाई का असर चले जाता है। और कभी भी जो आप आई ड्रॉप से दवाई डालते हैं उसको आँख को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसमें कीटाणु आ जाते हैं। तो एक ही ड्रॉप डालिए और उसके बाद जैसे बताया आँख को 1 मिनट के लिए बंद करिए, और ये लाइफ लॉन्ग डालनी है और हर साल में आके प्रेशर चेक कराना है। कई मरीज़ों को हम लेज़र करते हैं, जैसे काला मोतिया हो गया एंगल क्लोजर, उसमें पहला उपचार होता है कि लेज़र कराना है। तो लेज़र कराने से आगे काला मोतिया आगे नहीं बढ़ता। और कई मरीज़ होते हैं जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो लेज़र से दवाई से नहीं कंट्रोल होता, तो फिर काला मोतिया का ऑपरेशन करा जाता है। और आजकल बहुत मॉडर्न ऑपरेशन आ गए हैं जिससे कि प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और पूरी लाइफ आपकी नज़र टिकी रहती है। बस ये ख्याल रखें कि जैसे सफ़ेद मोतिया था, ऑपरेशन कराया, आपकी नज़र वापस आ गई, आप घर चले गए। काले मोतिया में ऑपरेशन कराने के बावजूद हर साल आपको चेकअप कराना है, क्योंकि ऑपरेशन ये फेल हो सकता है, प्रेशर दोबारा बढ़ सकता है। तो ऑपरेशन कराने के बावजूद हर साल आके
आपको आई का चेकअप कराते रहना है। ठीक है, यानी समस्या अगर बढ़े तो उसे पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए और उसको वहीं रोका जा सके, इसलिए बार बार डॉक्टर जोर दे रहे हैं कि आपको हर साल आंखों का चेकअप कराना ज़रूरी है। अब हम सवाल लेंगे, ये जगत प्रसाद ने पूछा है, हरियाणा से जगत प्रसाद पूछ रहे हैं, मुझे काला मोतिया है, मैंने गुरु नानक अस्पताल दिल्ली में इलाज कराया, डॉक्टर का कहना है कि मुझे ब्रेन का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसे अभी ना करवाएं, 42 साल मेरी उम्र है, ओपन एंगल ग्लूकोमा है, क्या ये ठीक हो सकता है? मेरी नज़र धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए, अगर आपका 42 साल की उम्र है, नज़र कम हो रही है, प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर अगर दवाई से नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर ऑपरेशन आपको कराना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे निगाह कम हो जाएगी। और दूसरा जो ब्रेन का है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर कोई ब्रेन की बीमारी है उससे भी आँख की नस ख़राब हो सकती है। उसके लिए आपको किसी ब्रेन के एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा और एक MRI स्कैन कराना पड़ेगा, ताकि अगर कोई ब्रेन की बीमारी है जिससे कि आँख की नस पे डैमेज हो रहा है तो उसका पता चल सके और उसका अलग से फिर उपचार होता है। ठीक है, एक और सवाल अभी ले लेते हैं। ज्योति देवी ने पूछा है ये सवाल बैंगलोर से। इनका कहना है, मेरी आंखों में ग्लूकोमा है, माथे पर चोट लगने से ग्लूकोमा बना, एक आंख का ऑपरेशन हो चुका है, अब डॉक्टर दूसरी आंख का ऑपरेशन करने की भी सलाह दे रहे हैं, मेरी आंखों का दबाव करीब 24 रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आपका एक आंख का ऑपरेशन हो चुका है तो नेचुरली आपको रिस्क है काला मोतिया का, ये तो सही है। और दूसरी आंख का दबाव 24 है तो वो एक तरह से सही कंट्रोल में नहीं है, तो आपको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अगर पिछले कुछ सालों में आपका दूसरी आंख का निगाह कम हो रही है या आंख का नस का डैमेज या विजुअल फील्ड डिफेक्ट बढ़ रहा है तो फिर आपका ऑपरेशन इंडिकेटेड है। अगर इंडिकेटेड है और प्रेशर ज़्यादा है तो फिर आप जैसे एक आंख का कराए दूसरे आंख का भी ऑपरेशन करा लीजिए, ताकि दोनों आंख की फिर ऑप्टिक नर्व में और क्षति नहीं पहुंचेगी। ठीक है डॉक्टर मंजूषा, जैसे अभी डॉक्टर दादा ने भी बताया था कि किस तरह से योग का भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, कैसे ये व्यक्ति समझे आयुर्वेद में आप लोग कितना इंतज़ार करते हैं, कितनी जल्दी वो असर दिखाता है या कितना समय लेता है, कब पहचाना जाए कि अब ऑपरेशन का समय है या फिर वो आयुर्वेद से ही ठीक हो जाएगा? जो ओपन एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट्स हैं, अगर हम उनको, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो पहले से ही आई ड्रॉप्स 2 से 3 डाल रहे होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स का तो प्रेशर कंट्रोल में होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं पर पहले कंट्रोल में रहता था, अब आईओपी जो है कंट्रोल में नहीं है। या दूसरा ऐसा सीन होता है कि पेशेंट्स को पहले वही ड्रॉप सूट करते हैं और बाद में आई में कंजेशन रहने लगता है। तो इसमें जब हम अपने आयुर्वेद के ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो मैंने पहले बताया था, नस्य और तर्पण वगैरह करते हैं, तो देन उन्हीं सेम ड्रॉप से जो है एक तो आईओपी कंट्रोल में रहने लगता है और इस इफ़ेक्ट को आने के लिए हमें 1 से 2 महीना लगता है कि हमें पता चले कि हमारी ये पर्टिकुलर दवा जो है उनको सूट कर रही है या नहीं। ठीक है, जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर दादा, ट्रीटमेंट को लेकर जैसे आपने कई बड़ी बातें बताई हैं कि आपको ट्रीटमेंट आपने ले लिया तो भी आपको 1 साल बाद आके चेकअप ज़रूर कराना है आँखों का। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की फैमिली में ही ग्लूकोमा है, उसे क्या एहतियात और बरतने चाहिए? क्या उन्हें भी वो 40 साल की उम्र तक का या किसी सिम्टम का वेट करना चाहिए या उन्हें पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर आपके फैमिली में काला मोतिया है तो आपको कोई भी एज पे आपको पता चला, चाहे आप कॉलेज में हैं, यंगर एज है, तो एक बार आपको आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये फैमिलीज़ में रन करता है। तो उस केस में आपको वेट नहीं करना चाहिए 35-40 साल पे। जिस भी उम्र पे आप हैं अपना आई चेकअप कराइए, क्योंकि एक किस्म का ग्लूकोमा होता है जो कि टीनेजर्स में होता है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल ग्लूकोमा। ठीक है, तो उसमें एज 35-40 तक वेट नहीं करना है। जो भी एज पे आप हैं आप अपना आई का चेकअप कराइए। और बहुत ज़रूरी है आप कहीं पे भी होएं आई का चेकअप कराएं, उसका रिकॉर्ड, उसकी जो प्रिंट आउट है, उसकी जो कलर फोटोग्राफ है, वो एक फ़ाइल में ज़रूर रखें, ताकि आप जब 1-2 साल बाद डॉक्टर के पास जाएं तो प्रीवियस रिकॉर्ड वो देख सके कि आपकी जो नस है उसकी कैसी हालत थी 2 साल पहले और अब कैसा है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अपना रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करिए। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल संभाल के रखिए, क्योंकि वो फिर हर जांच में वो देखी जाती है। ठीक है, कुछ और सवाल शामिल कर लेते हैं। नवदीप सिंह ने दिल्ली से ये पूछा है, मेरी उम्र 29 साल है, मैं ग्लूकोमा का मरीज़ हूँ, दोनों आँखों का दबाव 27 था, लेकिन जब मैंने आई ड्रॉप शुरू किए तो दोनों आँखों का दबाव 17 है,
मुझे इस समस्या से 3 साल से जूझना पड़ रहा है, क्या मुझे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन काला मोतिया का एक रिस्की ऑपरेशन है। उसमें आँख की जो निगाह है वो कम हो सकती है और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर आपका दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल है तो फिर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फॉलोअप कर रहे हैं और ऑप्टिक नर्व जो दृष्टिकोण है वो स्थिर है तो फिर आप दवाई ही कंटिन्यू करिए। आगे जाके प्रेशर बढ़ता है या ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है या विजुअल फील्ड में ज़्यादा ख़राब होता है तो फिर ऑपरेशन कराना सही रहेगा। इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है डॉक्टर, जो ड्रॉप्स डाली जाती हैं? देखिए, जितने भी ड्रॉप्स हैं सबके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कई तो आँखों के डालने से आँखों पे होते हैं, कई होते हैं शरीर पे। अच्छा। जो मुख्यतः साइड इफ़ेक्ट हैं, खास करके आँख में सूखापन आ जाता है, ड्राई आई हो जाता है। और कई दवाइयों से जो आँख का कलर है वो चेंज हो जाता है, जो स्किन का कलर आसपास चेंज हो जाता है, आँख लाल हो जाती है, जो लैश है ये बढ़ जाते हैं। और कई दवाइयों से आपका जैसे दमा है वो बढ़ सकता है। अच्छा। आपके हार्ट पे असर पड़ सकता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं आँखों के लिए, पहले डॉक्टर को बताइए आपको और कौन सी बीमारी है, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं। कई बार आँखों की दवाई और जो आप हार्ट की, लंग्स की दवाई ले रहे हैं उनका आपस में तालमेल नहीं होता, तो फिर हमें दवाई बदलनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने आँख में दवाई डाली और थोड़े टाइम के बाद आँख सूज गई, तो वो होता है कि आपको आई ड्रॉप से एलर्जी हो गया है। तो उसके समय में आप डॉक्टर के पास वापस जाइए, तो कई ड्रॉप से एलर्जी हो जाता है, तो फिर वो आप दोबारा नहीं ले सकते, तो फिर आपको कोई और बदल के ड्रॉप दिया जा सकता है जिससे कि ये एलर्जी सही रहे। ठीक है, एक सवाल और है। सरिता अरोड़ा ने सवाल पूछा है, वो कह रही हैं मुझे स्टेरॉइड के कारण एक आँख में ग्लूकोमा हो गया, क्या दूसरी आँख में भी ये हो सकता है? मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, कृपया बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए, अगर आपको एक आँख में स्टीरॉयड डालने से ग्लूकोमा हुआ है और अगर अदर आँख में स्टीरॉयड डाल रहे हैं तो अदर आँख में भी रिस्क है, या आप किसी और किस्म से इन्हेलर या क्रीम ले रहे हैं तो हो सकता है। अगर आपने दूसरी आँख में स्टीरॉयड नहीं डाला है तो फिर कोई रिस्क नहीं है, आपको नॉर्मल रिस्क है और आपको साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, कई बार हमारे पास यंग लोग आते हैं तो चेहरे पे पिंपल होते हैं, तो या वो चाहते हैं चेहरे को सफ़ेद करना, तो वो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं क्रीम पिंपल्स के लिए या स्किन वाइट करने के लिए। तो जो भी आप फेस पे स्टीरॉयड क्रीम लगा रहे हैं उससे काला मोतिया बहुत ख़तरनाक तरीके का होता है। और कई बार हमारे पास एथलीट आते हैं जैसे जो अपने मसल बना रहे हैं, तो मसल बनाने के लिए इंजेक्शन लेते हैं या स्टीरॉयड खाते हैं, तो उससे बहुत ख़तरनाक किस्म का काला मोतिया हो जाता है। तो मसल बनाने के लिए या जिम में जाने के लिए ये आप स्टीरॉयड के इंजेक्शन या टैबलेट बिल्कुल मत लीजिए, ये आपको बहुत नुकसान कर सकती है। हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो ये आपको बताएं ना कि इस चीज़ में स्टेरॉइड है भी या नहीं, तो इसीलिए कोई भी दवाई, जैसे डॉक्टर ने कहा आप स्किन पे अगर लगा रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए या फिर आप खा रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूर पता करें कि इसमें किसी तरह का स्टेरॉइड तो नहीं है, और उसके बाद डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें, इसे इस्तेमाल करें। जिस तरह से डॉक्टर मंजूषा साइड इफ़ेक्ट्स की मैंने बात की, कई ऐसे लोग हैं जो एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं और आयुर्वेद का भी उसके लिए सहारा लेना चाहते हैं, तो इनको मैनेज करने में आयुर्वेद कितनी मदद कर सकता है? इसमें अर्ली स्टेज में तो डेफिनेटली हम इन लोगों का जो है हेल्प कर सकते हैं और प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन बहुत हाई जो मीन्स एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में अगर मैं बोलूँ तो इमीडिएटली हम प्रेशर आयुर्वेद दवा से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें मीन्स एलोपैथी का सहारा लेना ही पड़ेगा। और एक बार प्रेशर आपका कंट्रोल में आ जाता है तो फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, और मैं तो ये कहूँगी कि दोनों चीज़ें मिल के कर सकते हैं। जैसे हम आई ड्रॉप्स लोकल करते रहें और जो आयुर्वेद की मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं वो हम इंटरनली लेते रहें, तो जो नस सूखती है, क्योंकि बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं कि आईओपी या उनका प्रेशर कंट्रोल में भी रहते हुए नस का सूखना होता ही है, चाहे वो स्लो रेट से हो। इसलिए अगर हम दोनों चीज़ें मिल के अगर कोई पेशेंट करेगा तो डेफिनेटली उसको जो ट्रीटमेंट का असर मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक और पॉइंट था डॉक्टर जो हम मिस कर रहे थे, डायबिटीज़ का, क्योंकि डायबिटीज़ जिसको भी होता है उसे कहा जाता है कि आंखों की रोशनी पर तुम्हारे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। उनका क्या कनेक्शन है ग्लूकोमा से? कितना ज़्यादा प्रभावित ग्लूकोमा कर सकता है या उसको मैनेज करने में कितनी दिक्कतें आती हैं फिर? देखिए, जो अगर डायबिटीज़ है और आप आंखों का चेकअप नहीं करा रहे, और डायबिटीज़ के कैपिटल भी हैं हम जी, तो उसमें सबसे खतरनाक किस्म का काला मोतिया होता है जिसको हम बोलते हैं
नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा। तो उसमें क्या होता है कि आँख के अंदर की जो नसें होती हैं वो लीक करना शुरू करती हैं और आँख में खून आ जाता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40-50 प्रेशर हो सकता है, जिससे नज़र काफ़ी पेशेंट की चली जाती है। अच्छा। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो हर साल अपना आँख में दवाई डलवा के पर्दे का चेकअप कराइए। चाहे आपकी नज़र बिल्कुल सही हो, आपको पता नहीं चलेगा, मगर धीरे धीरे डायबिटीज़ अगर आपको है 10-15 साल से, तो उसका असर आपके पर्दे पे आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। तो अगर आप हर साल आपका फ़ोटो लिया जाता है, पर्दे का और चेकअप होता है, तो थोड़ा सा भी डायबिटीज़ का असर आ रहा है तो पता चल जाता है। और आजकल बहुत अच्छा उपचार है लेज़र से, इंजेक्शन से, तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर वो नियमित रूप से इलाज करें तो फिर ये काला मोतिया डेवलप नहीं होता। मगर डायबिटीज़ इटसेल्फ रिस्क फैक्टर है काला मोतिया के लिए। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, हर साल पर्दे का चेकअप कराना है, आँख का प्रेशर चेकअप कराना है और आँख का नस का चेकअप कराना है काला मोतिया के लिए, चाहे नज़र बिल्कुल सही है। ठीक है। अब एक सवाल भी और शामिल कर लेते हैं, फिर मैं आयुर्वेद में भी पूछूंगी इसका क्या उपचार हो सकता है। शशिकला ने मुंबई से पूछा है, सर्जरी के बाद मेरी दाहिनी आँख की रोशनी चली गई है, बाईं आँख में रेटिना में सूजन है, क्या ऑप्टिक नर्व की समस्या के लिए कोई दवा है? देखिए, ऑप्टिक नर्व जब कमज़ोर हो जाती है तो उसको वापस सही करने के लिए अभी तक कोई दवाई का आविष्कार नहीं हुआ है जिसको देने से ऑप्टिक नर्व की रोशनी वापस आ जाए। मगर जैसे मैडम ने बताया, आप योग और आयुर्वेद की पूरी बॉडी की न्यूट्रिशन और आपके जो विटामिन है, B12 विटामिन है, जैसे विटामिन D है, आप इसका पूरा चेकअप कराइए ताकि बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी ना हो। अगर सारे विटामिन सही हैं तो फिर वो वैसे ही आपकी नॉर्मल खाने से आपका जो ऑप्टिक नर्व सही रहेगा। मगर आपको अगर कोई एसेंशियल विटामिन जैसे विटामिन D या विटामिन B12 की कमी है तो फिर खास ऑप्टिक नर्व के लिए आपको इनकी टैबलेट लेनी पड़ेगी ताकि जो बॉडी के लेवल है वो नॉर्मल हो और आपकी ऑप्टिक नर्व सही रह सके। ठीक है। डॉक्टर मंजूषा, जो हमने डायबिटीज़ और आंखों की समस्या की बात की थी, उसे लेकर आयुर्वेद इसे कैसे मैनेज करने में मदद कर सकता है? जैसे डायबिटीज़ में एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कैटरेक्ट भी है और उन पेशेंट्स में भी अगर डायबिटिक कैटरेक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर बढ़ता है। तो उसमें सबसे पहले हम कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि डायबिटीज़ हमारा कंट्रोल में रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें आहार विहार और मेडिसिन दोनों, क्योंकि प्रिवेंशन जो है हमारी आहार विहार से ही शुरू होती है। तो जब तक हम अपना आहार विहार नहीं ठीक करेंगे, हम कितनी भी दवाई ले लें, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर जैसे किसी भी पेशेंट का अगर 24 आवर्स जो है शुगर लेवल कंट्रोल रहता है तो उसमें कोई भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन का रेट कम होता है। लेकिन अगर वो पेशेंट का डायबिटीज़ का लेवल या ब्लड शुगर का लेवल अगर वो 24 आवर्स में थ्रू आउट द साइकिल कंट्रोल में नहीं रहता, तो उन्हीं पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, के नेफ्रोपैथी हो या न्यूरोपैथी हो या डायबिटिक कैटरेक्ट हो, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आहार विहार पर ही ध्यान देना होगा। ठीक है। इसके बाद में ये जो कैटरेक्ट का भी जिक्र हुआ, जब आपने शुरू में ही कहा था कि एक सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, जिन लोगों को सफ़ेद मोतिया की समस्या है उन्हें काला मोतिया होने की, और जिन्हें काला मोतिया की समस्या है उन्हें सफ़ेद मोतिया होने की भी चांसेस क्या ज़्यादा या कम होते हैं, या कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल कनेक्शन है इसका। अगर आपको सफ़ेद मोतिया है और आपने उसका उपचार सही समय पे नहीं कराया तो वो आँख के अंदर उसका साइज़ बढ़ जाता है और वो आँख के अंदर फट जाता है, जिससे बहुत भयंकर ग्लूकोमा हो सकता है। इसको हम बोलते हैं फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा, जो इमरजेंसी होती है। तो अगर आपको सफ़ेद मोतिया है तो सही समय से उसका ऑपरेशन करा के आपको उसका इलाज करा देना चाहिए। दूसरा है, अगर आपको काला मोतिया है और उसके लिए आपका आई ड्रॉप चल रहा है या उसका ऑपरेशन हुआ है, तो काला मोतिया के ऑपरेशन से सफ़ेद मोतिया बन सकता है या बढ़ सकता है। अच्छा। तो काले मोतिया के मरीज़ जब ऑपरेशन कराते हैं तो नज़र कम हो जाती है कई बार, वो इसलिए होती है कि सफ़ेद मोतिया बढ़ गया ऑपरेशन के कारण। तो फिर उनको काले मोतिया के ऑपरेशन के बाद सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराना पड़ता है, या कई बार दोनों बीमारियां एक साथ होती हैं। आपको अच्छा, काला मोतिया तो था, साथ में सफ़ेद मोतिया बन गया, तो फिर आपको कंबाइंड ऑपरेशन कराना पड़ता है, एक साथ ही काले मोतिया और सफ़ेद मोतिया का
दोनों का कंबाइंड ऑपरेशन भी करा जाता है ताकि दोनों बीमारियां एक साथ ठीक हो जाएं। और डॉक्टर ये अब एक कनेक्शन है एक आंख से दूसरी आंख का भी, अगर एक में ग्लूकोमा है, ये सवाल मैं आपको बता दूं विशाल का सवाल है मध्य प्रदेश से। विशाल पूछ रहे हैं अगर किसी को एक आंख में ग्लूकोमा है तो क्या इसका असर दूसरी आंख में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे ग्लूकोमा होता है तो ज़्यादातर वो एक ही आंख में पहले शुरू होता है। अच्छा, तो अगर एक आंख में शुरू है तो दूसरी आंख में दवाई डालनी बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें ना हो। तो बहुत हाई रिस्क है, एक आंख में है तो दूसरी आंख में ज़रूर ग्लूकोमा हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल और है, राहुल ने राजस्थान से पूछा है, मेरी उम्र 54 साल है, मुझे 6 महीने से ग्लूकोमा है, क्या मुझे आगे जाकर सफ़ेद मोतियाबिंद भी हो सकता है? कितने दिनों में चेकअप कराता रहूँ? अभी आपने बताया था, एक बार और थोड़ा सा अगर देखिए जानकारी। बिल्कुल आपको सफ़ेद मोतिया हो सकता है, और जैसे मैंने बताया काला मोतिया आपको है। आपको नियमित रूप से हर साल जाके अपनी आंख का टेस्ट कराना है, जिसमें सफ़ेद मोतिया का टेस्ट, नज़र और काले मोतिया के टेस्ट जो हैं प्रेशर, ऑप्टिक नर्व, विजुअल फील्ड, ये सारे हर साल कराने चाहिए लाइफ लॉन्ग। ठीक है। एक सवाल है शंकर सोलंकी का, पटना। शंकर सोलंकी पूछ रहे हैं क्या लेज़र के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए जो आँख में लेज़र होता है किसी भी किस्म का, वो एक ऑपरेशन की तरह होता है। तो कोई भी लेज़र ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, मगर वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। जो एंगल क्लोजर में लेज़र है, तो साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है कि नज़र पूरी चली जाएगी, थोड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, मगर उसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा लेज़र के बारे में, आपने पूछा, आजकल बहुत लोग चश्मा उतराने का लेज़र करवाते हैं। जी। तो जिनको काला मोतिया है उनको ये वाला लेज़र नहीं कराना चाहिए, उससे काला मोतिया बढ़ सकता है, और उसकी जो दवाइयाँ देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, उसके बाद उससे काला मोतिया बढ़ सकता है। तो लेज़र कराने से पहले आपको ये ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए कि आपको काला मोतिया तो नहीं है, और उसका शक है काला मोतिया का तो लेज़र मत कराइए, वेट करिए, 2-3 साल चेकअप कराते रहिए ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए काला मोतिया आपको नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क है लेज़र कराने का। इसी को अगर हम थोड़ा सा उल्टा करके पूछा, आपने कहा कि जिनको काला मोतिया है या शक है वो थोड़ा वेट करें और हो सके तो ना कराएं, चश्मा पहने। जिन्हें ये नहीं पता है उन्होंने लेज़र करा के चश्मा हटवा लिया है और लेंसेज लगवा लिए हैं, उन्हें काला मोतिया होने का कितने आशंका है? देखिए जो भी मोटे चश्मे पहले पहनते थे और अब लेज़र से चश्मा उतर गया है, उनका रिस्क तो उतना ही है जो चश्मे के साथ था। ठीक है। और उसमें एक और नई चीज़ हो जाती है, क्योंकि लेज़र में जो आपका कॉर्निया है वो थिन, पतला हो जाता है, तो आपका जो प्रेशर है ना उसमें वो हाई मेजर होता ही नहीं है। प्रेशर का मेजरमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मतलब कि जो नॉर्मल प्रेशर था वो नापा कम जाता है। तो उसमें और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप एक साल में किसी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट के जाके अपनी ऑप्टिक नर्व चेकअप कराएं। चाहे प्रेशर नॉर्मल है, ऑप्टिक नर्व फिर भी डैमेज हो सकती है। तो इन मरीज़ों के लिए जो खासकर इनको हाई मायोपिया था, तो उनको नियमित रूप से साल में एक बार अपनी आई का चेकअप जरूर कराना चाहिए। ठीक है। एक सवाल ज्ञानलाल साहू का है डॉक्टर, ये आखिरी सवाल हम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। मेरी उम्र 42 साल है, कुछ समय पहले आंखों पर चश्मे के लिए मैंने टेस्ट कराए, डॉक्टर ने कहा कि एक आंख में 3 में से एक नस बंद हो गई है, इसे लेज़र से खुलवा लीजिए तो आपको 8-10 साल कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे इससे डर लग रहा है, क्या ये ज़रूरी है कराना? देखिए जो आप जैसे बता रहे हैं 42 ईयर्स का एज है, और उसमें जांच में पता चला है कि आपका जो पैसेज है वो नैरो है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप किसी भी क्वालिफाइड ग्लूकोमा काले मोतिया के विशेषज्ञ से वो जांच दोबारा कराइए, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ नैरो होता है तो उसमें लेज़र की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। अगर नैरो है और साथ में प्रेशर आंख का बढ़ा हुआ है तो ही लेज़र कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो साल में एक बार चेकअप कराने से आपका काम चल जाएगा और लेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। और अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर मंजूषा, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच की जगह जगह बात हो रही है, बड़े बड़े अस्पतालों में भी हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी सबके के इंटीग्रेशन के साथ आजकल इलाज किया जा रहा है। ग्लूकोमा में किस तरह से लोग आयुर्वेद का भी सहारा लें और इंटीग्रेशन को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और हम लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। ये जो ड्रॉप्स हैं उनको तुरंत तो हम बंद नहीं कर सकते, जिनका कि प्रेशर बढ़ गया या ग्लूकोमा की शुरुआत हो चुकी है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको कि हम साथ में शुरू कर सकते हैं, और
वो दोनों देते रहेंगे तो जो इसका प्रोग्रेशन है आई कैन डेफिनेटली से कि हाँ वो हम कुछ हद तक पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो उसको उन ड्रॉप्स से कंजेशन वगैरह ऐसी होती है तो इन बिटवीन हम आयुर्वेद ड्रॉप भी ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और कोई मैसेज आपका संक्षेप में जाते जाते? प्रिवेंशन जो है सबसे प्रधान कह सकते हैं कि चिकित्सा है। आयुर्वेद में तो ऐसे ही बताया गया है कि सबसे पहली चिकित्सा प्रिवेंशन ही है। तो सबसे पहले हमें आँखों की रक्षा करनी चाहिए। कोई भी अपना दिनचर्या में ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आँखों के लिए नुकसानदायक। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के समय में है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम या एक्सेस नियो वर्क, क्योंकि ज़रूरत है या नहीं है हम सभी लोग कंप्यूटर से, टीवी या मोबाइल से एडिक्ट हो गए हैं। तो जिन लोगों को दे आर मीन्स जो लोग प्रोन है इसको डेवलप करने के लिए और वो उनको ये पता नहीं है, वो दे कीप ऑन डूइंग दिस फाइन वर्क नियर का। और फॉन्ट का साइज़ भी बहुत बड़ा रखना, थोड़ा बड़ा रखना चाहिए स्क्रीन में, बहुत छोटा नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या है वो आइज़ पे प्रेशर डालता है, मीन्स स्पैज़म में चली जाएगी आइज़, आपकी जो आँख की मांसपेशियाँ हैं। तो मैं तो पहले बोलूँगी कि आप मिनिमम यूज़ करिए जितनी आपकी ज़रूरत है। नहीं तो बच्चे भी हैं, बच्चों को आजकल माँ बाप जो हैं बचपन से ही एंगेज मतलब अपने ध्यान हटाने के लिए हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि हम बच्चों के हाथ में ना दें, यही मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल। और आखिर में आप भी डॉक्टर तनुजादा क्या कहेंगे? स्क्रीन टाइम सभी का बढ़ रहा है। कई लोग हैं रात में लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, एक करवट लेकर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं, एंगल भी सही नहीं है। ये कितना बड़ा फैक्टर आंखों की किसी भी समस्या के लिए हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे जब मोबाइल या पास का ज़्यादा करते हैं तो फिर आँख में चश्मा लग जाता है और वो चश्मे का नंबर बढ़ते रहता है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि स्क्रीन टाइम कम करना और आउटडोर एक्टिविटी जो है वो बढ़ाना। और काले मोतिया के लिए जो मेन मैसेज है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से या 40 साल से ऊपर है तो 2 साल में एक बार किसी भी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट से अपनी आँखों का चेकअप कराइए, चाहे कोई लक्षण है या नहीं है। अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो फिर एनुअल हर साल अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस बीमारी से आप पूरा बचे रहेंगे और अगर आ भी गई तो उसके इलाज से आपकी नज़र पे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। तो बिल्कुल यही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है जो जाते जाते डॉक्टर ने बताया है। कोई लक्षण हो या ना हो, कोई सिम्टम दिखे या ना दिखे, लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो 2 साल में एक बार, और 60 साल से ऊपर है तो साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर कराएं ताकि जो आंखें हैं वो हमेशा सेहतमंद बनी रहें। इसी के साथ आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर तनुजादा आपका, डॉक्टर मंजूषा राजगोपाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के अंक में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे गट हेल्थ की। गट हेल्थ का मतलब होता है एक तरह से आंतों की सेहत, जो हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। गट हेल्थ अगर अच्छी होगी तो खाना अच्छे से पचेगा और पोषक तत्व शरीर में सही तरह से ऑब्जर्व होंगे, और हमारे गट में बैक्टीरिया का संतुलन अगर बिगड़ता है तो धीरे धीरे पूरे शरीर की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो बात करेंगे अगले अंक में गट हेल्थ की। आप चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushman.bhav03@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी है। अपने सवाल हमें ज़रूर भेजें। और इस अंक में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखें और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।